और चलिए अब खबरें देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे बरेली की, जहां काशी विश्वनाथ एक्सप्रेसवे पर पथराव की जानकारी मिली है। दिल्ली जा रही थी ट्रेन, B1 कोच पर पथराव किया गया है। रात करीब 2 बजे पथराव किया गया। पथराव की जांच में पुलिस जुटी हुई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, काशी से दिल्ली जा रही थी ट्रेन, जिस वक्त पथराव किया गया। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए जब ट्रेन पर पथराव करके शीशे तोड़े गए। अब एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के साथ में रामविलास जुड़ गए हैं। रामविलास, क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? क्या कोई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही हो? देखिए, जो घटना है ये काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस की है। बरेली से ये ट्रेन रात करीब 1:30 बजे के आसपास बरेली से चली है और ये जैसे ही सीवीगंज थाना इलाके के धनेटा स्टेशन पर पहुंची कि B1 कोच पर पथराव शुरू हो गया। यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद फौरन ही कंट्रोल को सूचना दी गई, ट्रेन को रोक लिया गया और जो इलाकाई पुलिस थी थाना सीवीगंज की, वो भी मौके पर पहुंची। तो इसको लेकर के पुलिस का कहना है कि उसके पास एक फुटेज आया है जिसके आधार पर वो जांच कर रही है। लेकिन खास बात यह है कि ट्रेन जब बरेली से काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस दिल्ली को जा रही थी तो उस वक्त यात्री सभी सोए हुए थे, लेकिन अचानक से ट्रेन पर जब पथराव शुरू हो गया तो यात्रियों में हड़बड़ी मच गई। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना यही है कि उसने एक फुटेज उसके हाथ लगा, उसके आधार पर जांच कर रही है। जो नतीजा अब तक सामने आया है पुलिस का कि किसी व्यक्ति का रेलवे ट्रैक के पास ही घर है और उसके घर में जो किराएदार रहते हैं उन्हीं किराएदारों के बच्चों के द्वारा अचानक से पथराव किया गया है। लेकिन फिलहाल पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि क्या बच्चों ने ही ट्रेन के ऊपर पथराव किया है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ में शादी समारोह के दौरान और बरेली में शादी टूटने से एक मंगेतर अपने होने वाली पत्नी और उसके नए मंगेतर से इस कदर नाराज हो गया कि उसने दोनों को बेहद अनोखे तरीके से सबक सिखाने की ठान ली। पहले तो उसने नए मंगेतर को जमकर पीटा और फिर पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए खुद के शरीर में चाकू से कट लगवाकर उसमें बंदूक के छर्रे भरवा दिए। खुद पर फायरिंग दिखाने का नाटक कर अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया, लेकिन दांव उल्टा पड़ गया। पुलिस ने जांच के बाद नए मंगेतर की शिकायत पर पहले मंगेतर के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा कर उसको हिरासत में ले लिया था। वहीं नया मंगेतर एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। ये मामला है कल रात लगभग 11 बजे थाना बारादरी स्थित हजियापुर क्षेत्र में, जहां पर सलमान और उसके साथियों ने आसिफ के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें उसको काफ़ी गंभीर चोटें हैं और अभी अस्पताल में भर्ती है। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा संख्या 1200/12 अंतर्गत धारा 191 और 109 BNS दर्ज किया गया है। ये आंखों में ब्लेड दिख रहा है, आंखें दिखाइए। आंखें इधर उधर चलेगी। घूसे मारे हैं? आंखों पे घूसे मारे। आंखों पे घूसे मारे? जी जी। कितने लोग थे? 10 लोग थे। 9-10 लोग थे। 9-10 लोग थे। अच्छा, राहत है अब नहीं? अब बहुत तकलीफ है। अच्छा जी। बेड मिल रहा है? नहीं बेड मिल रही है। नहीं मिल रहा बेड? बेड नहीं मिल रही है। मैं आ रहा था हजीपुर से निकल के, रास्ते में इस वजह की तरफ जा रहा था तो वो आसिफ आया बाइक से गाड़ी लेके। 2 जने साथ में थे उसके। उसने रोका, वो पीछे बैठा हुआ था, उन्होंने रोका, मुझे पकड़ लिया। मुझसे कहने लगा मैं जिससे बात कर रहा हूँ तू भी बात कर रहा है, उससे बीच में से हट गया। तो मैंने कहा मेरी क्या गलती है, वो बात कर रही थी, मेरी क्या गलती है बात करते हुए। धमकी देने लगा, हाथापाई हुई। इतनी देर में उसने गोली मार दी। हाथापाई फिर उतनी देर में उन्होंने निकाले, गोली मार दी। मैं पब्लिक ने पकड़ लिया, उसे गाड़ी चल गई। आसिफ ने अभी यहाँ रिपोर्ट कराने वाला। और ज्यादा जानकारी के साथ में रामविलास जुड़ गए हैं। रामविलास, फिलहाल पुलिस ने अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की है और क्या प्लानिंग दोनों ही पक्षों की तरफ से बताई जा रही है? तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में रामविलास जुड़े हुए हैं। रामविलास, फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई है और दोनों ही तरफ से क्या एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं?
देखिए, जो पूरी घटना है बरेली जिले के थाना बारादरी इलाके की है। यहाँ पर सलमान नाम का एक युवक, इलाके की ही एक युवती से बातचीत उसकी होती थी। इसके बाद में उसकी शादी तय हो गई, लेकिन जो युवती है उसके परिवार वालों ने किसी कारणों से सलमान से शादी से इनकार कर दिया और एक दूसरे लड़के आसिफ से उसकी शादी तय कर दी। इस बात से सलमान नाराज हो गया और उसने अपनी होने वाली मंगेतर और उसके नए पति को होने वाले को सबक सिखाने की ठान ली। सलमान ने इसके लिए जो उसका नया मंगेतर है उसके ऊपर हमला किया, जिससे आसिफ नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद पुलिसिया कार्रवाई से बचने के लिए सलमान ने खुद को इंजर्ड कर लिया, चाकू से कट लगवाकर उसमें बंदूक के छर्रे भर लिए। लेकिन हमेशा ही पुलिस सवालों के घेरे में रहती है, लेकिन इस घटना में जो पुलिस ने खुलासा किया है वो बेहद ही सराहनीय माना जाएगा, क्योंकि बारादरी पुलिस ने इसमें शुरू से ही शक की दृष्टि देख रही थी कि जहां पर सलमान ने अपने ऊपर हमला होना बताया, फायरिंग होना बताया, पुलिस ने मौके पर जाकर जब जांच पड़ताल की तो वहां पर फायरिंग जैसी कोई स्थिति नहीं पाई गई। और इस आधार पर पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि उसने माना है कि सलमान ने खुद को बचाने के लिए और जो अपनी मंगेतर और मंगेतर के होने वाले उसके पति को सबक सिखाने के लिए इस तरीके का ड्रामा किया और खुद जाकर के सरकारी अस्पताल में भर्ती हो गया है। और इस आधार पर पुलिस ने अब सलमान को हिरासत में ले लिया है। सलमान को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और जिस आधार पर उसे अब जेल भेजा जाएगा। तो बड़ी ही चालाकी से ये पूरी प्लानिंग रची गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने पूरी प्लानिंग की पोल खोल दी है। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया रामविलास साहब का। लखनऊ के विकास नगर में हुई लूट के मामले में एक्शन हुआ है। इंस्पेक्टर की बेटी से लूट की गई थी। बदमाश पर्स छीनकर भागे थे, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। दिन दहाड़े लूट पर पुलिस कमिश्नर ने कार्रवाई की। एसओ विकास नगर और साथ ही सब्जी मंडी चौकी इंचार्ज सस्पेंड कर दिया गया। बदायूं के जामा मस्जिद विवाद में आज सुनवाई होनी है। दरअसल हिंदू पक्ष का दावा है कि जामा मस्जिद नहीं बल्कि नीलकंठ महादेव मंदिर है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में साक्ष्य पेश कर दिया है और पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी, यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड और केंद्र सरकार मुख्य सचिव, यूपी पुरातत्व विभाग और साथ ही डीएम बदायूं को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। तो 2022 में ये पूरा मामला आया था और आज एक बार कोर्ट में सुनवाई होगी फिर से। नीलकंठ महादेव मंदिर का हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर कोई मंदिर नहीं था। हालांकि दोनों ही पक्षों को कोर्ट सुनेगी और कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा जामा मस्जिद के बाहर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि एक बार फिर से अप्रिय घटना की कोशिश ना की जा सके। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ का आगाज होने जा रहा है। महाकुंभ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। पीएम मोदी करीब 3 घंटे तक प्रयागराज में रहेंगे। महाकुंभ के औपचारिक शुभारंभ का ऐलान करेंगे। महाकुंभ से जुड़ी 6,500 की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सबसे पहले पीएम श्रृंगेश्वरपुर जाएंगे, जहां पर निषादाराज की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और फिर श्रृंगेरपुर धाम से अरेल जाएंगे और अरेल से निषाद राज क्रूज के जरिए संगम तट पर पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी से निषाद राज क्रूज को मंगाया गया है और निषाद राज क्रूज के साथ ही 2 अन्य छोटे क्रूज पुनपुन और कस्तूरबा भी मंगवाए गए हैं। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ की शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश की योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य के साथ ही सुरक्षित, ग्रीन और डिजिटल कुंभ बनाने की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि 2019 के कुंभ में जहां करीब 24 करोड़ श्रद्धालु आए थे, वहीं 2025 के महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। लगातार सीएम योगी तमाम जो कुंभ के निर्माण कार्य हैं उनका जायजा ले रहे हैं, उनकी निगरानी भी कर रहे हैं। लेकिन पहली बार 13 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर आ रहे हैं और महाकुंभ की तमाम योजनाओं की सौगात वो देंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रृंगेरपुर धाम जाएंगे। वहां पर जो नवनिर्मित निषाद राज पार्क है उसका लोकार्पण करेंगे। वहां पर जो घाट बनाया गया है उसका लोकार्पण करेंगे और प्रभु श्री राम और निषाद राज की गले मिलते हुए जो प्रतिमा है, जो समरसता का प्रतीक है, उसका भी अनावरण करेंगे। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
अरैल आएंगे हेलीकॉप्टर से, और हेलीकॉप्टर से अरैल आने के बाद वह क्रूज के जरिए संगम तट पर जाएंगे। और विशेष तौर पर वाराणसी से 3 क्रूज मंगाए गए हैं, और ये क्रूज आप देख सकते हैं, ये निषाद राज क्रूज है। निषाद राज क्रूज जो है वो आधुनिक क्रूज है, जो कि बैटरी और बैटरी के साथ ही साथ ये जो है जनरेटर से संचालित होता है। और इसकी अगर बात करें तो ये एक केबिन नुमा है, और ये किसी रेल के कोच जैसा है, लेकिन इसमें करीब 48 लोग सफर कर सकते हैं एक साथ। और इसमें ही बैठकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और अन्य जो वीवीआईपी लोग हैं वो संगम तट पर जाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा पूजन करेंगे, और गंगा पूजन के साथ ही साथ महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना करेंगे। इसके साथ साथ 6,500 करोड़ की जो विभिन्न परियोजनाएं महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं उनकी भी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर देंगे। अमेठी में मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का बड़ा बयान सामने आया। मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना है तो राधे राधे कहना है। दरअसल मंत्री रामकथा में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान मंच से उन्होंने ये नारा लगाया और लोगों से जयकारे लगवाए। मंत्री के साथ में उनके बेटे भी मंच पर मौजूद थे। हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, जय श्री राम। या वक्त हो गया